गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए कल हम पढ़ रहे थे शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार में हमने पढ़ लिए थे उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर। आज हम उसके आगे चलेंगे। उससे आगे हमारे जो शब्दों के प्रकार हैं उनमें है, देखो अभी उत्पत्ति के आधार में हमारे पास कुछ और सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बच रहे थे। पहले इनको कर लेते हैं कि फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के कौन से शब्द होते हैं। इसमें अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, ऐसे ये जितने भी शब्द होते हैं ये सभी फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। जो हम चाय पीते हैं वो चाय चीनी भाषा से है। लीची शब्द चीनी भाषा का है, ठीक है। लोकार्ट शब्द ये भी चीनी भाषा का है। तूफान शब्द ये भी हमारा चीनी भाषा का है। उसी प्रकार डच भाषा से संबंधित शब्दों में हम बात करते हैं तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी भाषा के शब्दों में हम बात करें तो नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। तिब्बती शब्दों की अगर हम बात करें तो उसमें है लामा और डांडी, ठीक है। रूसी शब्दों की अगर हम बात करें जो हमारे प्रचलन में है उनमें है जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना। यूनानी शब्दों की हम बात करें, यूनान देश के जो शब्द हैं जो हमारे यहाँ प्रचलन में है, जैसे अकेडमी, हम अकेडमी बोलते हैं, कई स्कूल वाले लगा लेते हैं अकेडमी। तो उसी प्रकार से देखो यहाँ अकेडमी है, एटम है, एटलस है, जो हमारी एटलस साइकिल होती है वो, टेलीफोन, बाइबल, ये सभी यूनानी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। और भी होते हैं इनके अलावा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रूप में दे रखे हैं आपके सामने। संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होते हैं, संकर का मतलब क्या होता है? देखिए संकर का मतलब होता है मिश्रित। संकर का मतलब होता है मिश्रित शब्द, यानी कि वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बनते हैं वो संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, जैसे वर्षगांठ। वर्षगांठ एग्जांपल है। अब वर्ष ये तो संस्कृत भाषा का है और गांठ ये हिंदी भाषा का है, यानी वर्ष तो तत्सम यानी संस्कृत का है और गांठ तद्भव यानी हिंदी भाषा का है। इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें, मिलाकर लिखना चाहें तो वर्षगांठ बनता है, ठीक है। और यदि अब ये वर्षगांठ के बारे में पूछे कि ये कौन सा शब्द है तो ये संकर शब्द कहलाएगा। ऐसे ही उद्योगपति में उद्योग तो संस्कृत का है और पति हिंदी का है। रेल यात्री में रेल अंग्रेजी का है और यात्री संस्कृत का है। ऐसे ही टिकट घर में टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है। ऐसे ही नेक नियत में नेक फारसी और नियत अरबी का है। ऐसे ही जांचकर्ता में हम बात करें तो देखो जांच शब्द फारसी भाषा का शब्द है और कर्ता हिंदी का है। बेढंगा में बे उपसर्ग भी होता है, ठीक है, ये फारसी भाषा का शब्द है और ढंगा हिंदी भाषा का शब्द है। बेआव, बेआव में बे फारसी का है और आव अरबी का है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दो अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से संकर शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ तक सबके क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। आगे चलते हैं। और भी इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए बेकायदा, बे फारसी, कायदा अरबी, बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है और वर्षा हिंदी का है। अब ये तो हम उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहे थे शब्दों की, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं शब्दों के प्रकार में आता है रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार की बनावट। रचना को बनावट भी कहते हैं हम, कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। देखो इसके 3 प्रकार होते हैं, वे बनावट के आधार पर 3 प्रकार यहाँ पर माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द और एक होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं इनको वन बाय वन। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ वे शब्द
जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अच्छे से सुन ले दोबारा से। जो शब्द व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं और वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण से आज वो एक विशेष अर्थ में चले गए हैं, विशेष अर्थ में उनका प्रचलन हो गया है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया, इन शब्दों की जो निर्माण प्रक्रिया है वो भी ज्ञात नहीं होती है तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है। इनकी निर्माण प्रक्रिया का हमें पता नहीं चल पाता और कोई इनका दूसरा अर्थ भी नहीं होता है, यानी कि एक ही अर्थ इनका होता है। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे दूध, ये एक चीज और ध्यान रखें, इसमें पहचान एक चीज और इसकी, इनके जो शब्द होंगे उनके टुकड़े नहीं हो सकेंगे। ये जो शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ये जैसे वैसे रहेंगे। दूध, दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक और स्त्री। ठीक है, ये किसी प्रकार से विभाजित नहीं होते हैं, इनका विभाजन नहीं हो सकता और इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जैसे दूध हुआ या गाय हुई या फिर दीपक या फिर पेड़, पत्थर, ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और एक विशिष्ट अर्थ में इनका प्रचलन हो चुका है। आज हम इनको विशेष अर्थ में जानते हैं कि दूध ये होता है तो दूध यही है। ठीक है, गाय ये होती है तो गाय यही है, दीपक ये है तो दीपक यही है, पेड़ पत्थर ये है तो ये है। ठीक है, तो ये सभी हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड आता है हमारा यौगिक शब्द। अब देखो, यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ना, यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ना। अब यहाँ पर जोड़ करके, यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर दो अन्य भिन्न भिन्न शब्दों को जोड़ करके हमें एक शब्द बनाना है। ठीक है, इसमें कैसे एग्जाम्पल आते हैं, इसमें संधि वाले, समास वाले, उपसर्ग वाले, प्रत्यय वाले शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। रूढ़ शब्द में तो कोई पृथक अर्थ नहीं होता, लेकिन यौगिक में भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर जब कोई एक शब्द बनता है तो उनके भिन्न भिन्न अर्थ भी होते हैं। ठीक है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, यानी कि वो एक नए अर्थ का जब हमें बोध कराते हैं तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और ये संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय, विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या, धन, आलय, विद्या प्लस आलय। यहाँ विद्या का भी अर्थ निकलता है तो आलय का भी अर्थ निकलता है। ठीक है, अब प्रेम सागर, तो यहाँ प्रेम का भी अर्थ है और सागर का भी, दोनों को मिलाकर हम बना सकते हैं प्रेम सागर। ऐसे ही है, प्रतिदिन है, दूध वाला है, राष्ट्रपति है और महर्षि है। देखो, दूध वाला में अगर दूध दूध की हम बात करें इस शब्द की तो ये रूढ़ है। ठीक है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है, फिक्स है ये, लेकिन इसमें जब उन्हें वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो ये दूध वाला बन गया और ये हमारा यौगिक शब्द कहलाता है फिर। ठीक है, तो यौगिक शब्द के अंदर हमें यही चीज याद रखनी है कि इसमें दो भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। ठीक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, वो उनको जोड़ करके हम एक शब्द बनाते हैं, वो शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। और ऐसे शब्दों में हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें यौगिक शब्द के मिलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे सामने रचना के आधार पर तीसरा भेद है और वो है योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होता है, यानी पहले था रूढ़, उसके बाद आया हमारा यौगिक और इन दोनों के मिश्रण से बन गया योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होता है, सुनो। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक का मतलब अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो परिभाषा। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, यानी कि भिन्न भिन्न शब्द हैं, भिन्न भिन्न उनके अर्थ हैं
लेकिन किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए, यानी कि उनका कोई तीसरा अर्थ भी निकल रहा है उन दोनों से मिलकर के। ठीक है, आपने समास पढ़े थे, समास के अंदर आपने पढ़ा था एक बहुव्रीहि समास पढ़ा था ना? हाँ भाई। यस सर पढ़ा यस था। सर। हाँ तो यस जो सर। ओके, जो बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल्स हैं वो सभी हमारे योग रूढ़ के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, कोई तीसरा विशेष अर्थ निकलता है, तो वो योग रूढ़ ही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं बहुव्रीहि के सब इसके अंदर आएंगे। जैसे पीतांबर, इसमें पीत एक शब्द और अंबर एक शब्द, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, दो अर्थ निकले, लेकिन दोनों के योग से देखो ये रूढ़ शब्द हुआ कि नहीं हुआ? पीत रूढ़ है, रूढ़ है। ठीक है, और इन दोनों से बन गया ये पीतांबर यौगिक। लेकिन अब इन दोनों की सहायता से, इन रूढ़ और यौगिक की सहायता से हम एक तीसरा अर्थ निकाल देते हैं, और वो क्या है? पीले वस्त्रों को पहनने वाला, अर्थात विष्णु जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विष्णु शब्द जो हमारा है ना, अब ये रूढ़ बन गए हैं। आ गई बात समझ में? विष्णु शब्द हमारा क्या बन गया है? रूढ़ बन गया है। आ गई बात समझ में? एक बार और बताऊं? हाँ भाई, आ गई सर। आ गई सर। चलो अब मैं जिससे पूछूं आंसर देना फटाफट से। मुझे बताएगी दिशा, है ना उपस्थित यहाँ पर? यस सर। दिशा आप मुझे बताएं, यहाँ पर जो ये जलज दिया हुआ है, जलज, ठीक है, इस जलज में रूढ़ शब्द कौन से हैं और यौगिक शब्द कौन सा है और योग रूढ़ कौन सा है? बताओ। जल, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों शब्द हैं इसके अंदर, इसी के अंदर। बताओ कैसे कैसे? सर जल तो रूढ़ है, कमल योग रूढ़ है। ठीक है, और ये और सर योगी, जलज कौन सा शब्द फिर? सर योग, सर जलज तीनों योगिक। का योग है। देखो मैं अभी बता देता हूँ, इसका हम इसके टुकड़े कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले बताओ, कर सकते हैं ना? जल, धन, कर सकते हैं जय, सर। कर सकते हैं। ओके, यस अब यहाँ पर जो जल है यस सर। और यहाँ पर जो जल शब्द है, ये हमारा क्या है? अगर हम इसकी अकेले की हम बात करें तो ये हमारा रूढ़ शब्द है। ठीक है, और जल में जन्म लेने वाला वो कौन है? कमल, वो हमारा योग रूढ़ हो गया। और ये इन दोनों के योग से जो जलज बना है, ये हमारा यौगिक शब्द बना है, क्योंकि ये दो के मिश्रण से बना है। आ गई बात समझ में? यस सर। बाकी सबको भी आ गई? यस सर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? देखो, योग रूढ़ के बाद क्या आता है? अब रचना के आधार पर हो गए। अब देखिए किसके आधार पर आते हैं। हाँ भाई, अब किसके आधार पर है हमारे सामने? किसके आधार पर है भाई? प्रयोग, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई। एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी अव्यय शब्द। ये हमने पढ़ लिए हैं अलग से, बिल्कुल सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं ना। लिंग, वचन, कारक, काल, अव्यय, यस सर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ रखे हैं, सारे वीडियोस हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन इनको बोलते क्या क्या है एक बार देख लो। इन्हें प्रयोग के आधार पर विभाजन किया गया इनका। ठीक है, इनका पहला जो विभाजन है वो होता है विकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है। विकारी का मतलब परिवर्तन होना, यानी रूप परिवर्तन होना। और किन के आधार पर होता है वो रूप परिवर्तन? लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार होता है। ठीक है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ये विकारी शब्द हैं चारों। ठीक है, अविकारी की अगर हम बात करें तो अविकारी को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं, और इनमें लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी ये जैसे शब्द हमें दिखाई देते हैं ये वैसे ही रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम
अविकारी या अव्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है, इनका रूप सदैव एक जैसा रहता है। इसमें से कौन कौन से होते हैं इसके प्रकार, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अविकारी के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, इनको भी हम पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यस सर। इनकी डिटेल्स हमें बहुत अच्छे से पता है, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सामने आते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब हमारे सामने क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब अर्थ के आधार पर बहुत सारे भेद होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक अर्थी शब्द। एक अर्थी का मतलब होता है एक प्लस अर्थ, यानी कि जिसमें कितने अर्थ निकलते हैं, एक अर्थ। ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी कहते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस अब सर। यस सर। अब मैं जिससे Yes, पूछूं, sir. पूछ लूं? लविशा पूछो, sir. बताओ आप मुझे, एकार्थी शब्दों को हम अगर रचना के आधार पर बात करें तो कौन से शब्द होंगे, बताओ? सर रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ एकार्थी शब्द जो हमारे सामने दिए हुए, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, अगर मैं रचना के आधार पर इनमें भेद निकालने के लिए करूं या छांटना चाहूं तो कौन सा होगा? दिन में कौन सा होगा? रूढ़ होगा, यौगिक होगा, या योग रूढ़ होगा? सर सर। हाँ बताओ, बताइए, कौन बताएगा? सर रूढ़। बिल्कुल सही आंसर है। देखो रूढ़ हो जाता है, देखो इसमें साफ लिखा हुआ है जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में हो रहा है। और रूढ़ में भी हमने पढ़ा था कि वो शब्द जिनके एक ही अर्थ निकलते हैं, जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वो इसमें आते हैं। क्लियर? आगे चले। यस सर। यस यस सर। सर। अब आपके सामने Yes, sir. आगे यहाँ पर दिया हुआ है अनेकार्थी शब्द। कौन से शब्द दे रखे हैं भाई? अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी से ही हमें पता चल रहा है अनेक धन अर्थी। ठीक है, यानी कि जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, अज अमृत, अज अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। अब ये ऐसे शब्द होते हैं इनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपके सामने ये हरि शब्द दिया हुआ है। अब हरि शब्द का अर्थ किस किस को पता है कितने होते हैं? सबसे सरल शब्द लिया है मैंने इसलिए, बताओ। सर भगवान विष्णु भगवान। ठीक है, एक तो विष्णु भगवान हो गया, लेकिन अनेकार्थी है तो दूसरा अर्थ क्या होगा इसका? कम से कम एक अर्थ हो आना चाहिए हमको, दो तो होने चाहिए, तभी अनेकार्थी कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो दूसरा अर्थ क्या होगा हरि का? एक तो विष्णु जी, दूसरे हरि शब्द का हम अर्थ हरने वाला भी निकाल सकते हैं, उद्धार करने वाला भी। ठीक है, विष्णु भी है, और ये हरि शब्द शेर के लिए भी आता है। आ गई बात समझ में? तो ये शब्द ऐसे होते हैं जिनके हम बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखो आगे बात करते हैं तो पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। पर्यायवाची शब्द तो सभी को याद है, रहते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ लिए हमने। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, समान शब्द या पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनका अर्थ समान होता है बिल्कुल। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, यानी अमृत के सभी समानार्थी शब्द होते हैं और हम इनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछ यस लूं? सर। ठीक है, प्रेम बताओ, आप सुन रहे हो ना? प्रेम आवाज आ रही है भाई? प्रेम को सुनाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। ये बताओ आप मुझे कि भाई जो अमृत है, अमृत अनेकार्थी भी है और पर्यायवाची भी है, क्या ये सही है?
यस सर। सही है बिल्कुल। देखो अमृत के यस सर। बिल्कुल सही है। देखो अमृत, अब यहाँ पर अमृत के जो दे रखे हैं आपके सामने, पीयूष, सुधा, अमीय, जो भी यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, ये शब्द तो इसके पर्यायवाची हैं जो इसके जैसा ही अर्थ निकालते हैं, समान अर्थ देते हैं। लेकिन अब अमृत के जो, अगर हम अनेकार्थियों की बात करें तो अमृत का मतलब मीठा भी होता है, ठीक है, और अमृत का मतलब अमरता को देने वाला भी होता है। तो यदि हम इस तरीके से अर्थ निकालें तो ये बन जाता है अनेकार्थी। और अगर इसके समान जैसे अर्थ निकालने की कोशिश करें, जैसे हमने पीयूष निकाल दिया, सुधा निकाल दिया, तो ये हमारे होते हैं पर्यायवाची। तो ये चीजें हमें अच्छे से समझनी है, ठीक है, ये आनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द आप जानते ही हो, विपरीत अर्थ, जिनसे हमें विपरीत अर्थ मिलता है, उल्टा अर्थ मिलता है, जैसे दिन का रात और माता का पिता। ये तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो युग्म शब्द आते हैं या समान उच्चरित शब्द आते हैं। उच्चारण में तो समानता होती है। युग्म शब्द का मतलब समझो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, यानी एक जैसे शब्दों का जोड़ा, ठीक है। लगभग उच्चारण जब हम करते हैं तो समानता दिखाई देती है, लेकिन जब उनका अर्थ निकालते हैं तो अर्थ में अंतर होता है, वे होते हैं युग्म शब्द, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रखा है आदि और आदि, सिर्फ मात्रा का अंतर है, एक में छोटी दी है और एक में सिर्फ बड़ी दी दे रखी है। तो छोटी दी यानी जो आदि होता है वो तो किसके लिए आता है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए आता है, ठीक है, वो आदि का मतलब तो प्रारंभ करना होता है। जबकि दूसरा जो बड़ी दी वाला आदि है उसका मतलब होता है आदत। तो यहाँ पर हम उच्चारण करते हैं तो आदि आदि आ रहा है, एक जैसे उच्चारण आता है, लेकिन जब हम इनके अर्थों की अगर बात करते हैं तो अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये बात समझ में आ चुकी है सभी के? यस सर। यस सर। इसके बाद चलते हैं आगे। अब आते हैं हमारे सामने शब्द समूह के लिए एक शब्द, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इन्हें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी क्लासों में। देखो इसमें जैसे जहां जाना संभव ना हो, अब ये बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों का समूह है, लेकिन इन शब्दों के समूह के लिए सिर्फ एक शब्द का हम यूज कर सकते हैं और वो है अगम्य, अर्थात जहां पर जाना संभव न हो उसे हम अगम्य कह सकते हैं, ठीक है। जो अपनी बात पर अटल रहता है, जो अपनी बात से नहीं टले या अटल रहे, उसे हम अटल कहते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द समूह में से एक शब्द हम बनाते हैं वो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारे सामने आते हैं समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी समान अर्थ को देते हैं लेकिन फिर भी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं वो, ठीक है। देखो ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टिया रचना की दृष्टि से समान दिखाई देते हैं, रचना की दृष्टि से समान दिखाई देते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। बस यही शब्द याद रखना, सूक्ष्म अंतर होता है, यानी कि अर्थ में छोटा सा अंतर दिखाई देता है हमको, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कैसे होता है, एग्जांपल है जैसे अस्त्र और शस्त्र, रचना की दृष्टि से यहाँ पर हमें समानता दिखाई दे रही है, अस्त्र शस्त्र। अब देखो अस्त्र क्या होता है, अस्त्र तो होता है फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार, ऐसे हथियार जिनको हम हाथ से पकड़ते हैं और पकड़ करके फिर फेंकते हैं, जैसे तीर और भाला, ये तो अस्त्र कहलाते हैं, ठीक है। शस्त्र क्या होते हैं, शस्त्र वो होते हैं जिन्हें हम हथियारों का प्रयोग हाथ में रख करके करते हैं, यानी हाथ में पकड़ करके करते हैं, ठीक है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू, ये हमारे शस्त्र होते हैं। तो इनमें यहाँ पर सूक्ष्म अर्थ हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ तक सबको? यस सर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द क्या होते हैं? समूह का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, जो सामूहिकता का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, वे शब्द समूहवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लकड़ी या पुस्तकों के समूह को गट्ठर के नाम से भी हम कहते हैं, गट्ठर शब्द के नाम से भी संबोधित करते हैं, ठीक है। अगर चाबियों या अंगूर का कोई समूह हो तो उसको हम गुच्छा भी कहते हैं। अगर कोई माफिया, चोर या डाकुओं का समूह तो हम गिरोह भी कहते हैं। कई बार है ना,
अखबार के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक गिरोह पकड़ लिया गया, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है, छापा मार के पकड़ा गया, तो वो माफिया का या चोरों का या डाकुओं का समूह होता है। उसमें बहुत सारे होते हैं। गिरोह का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, समूह की बात हो रही है। यहाँ तक सबके समझ में आ चुकी बात? Yes, sir. इसके बाद यस सर। ओके, अब पूछ लो किसी से कोई भी क्वेश्चन। किससे पूछते हैं? लविशा बताएं आप मुझे कि यहाँ पर जो समूहवाची शब्द दिए हुए हैं, अगर मैं संज्ञा की बात करूं, तो ये जो रेवड़ शब्द यहाँ पर दे रखा है, रेवड़ शब्द, इसमें कौन सी संज्ञा का प्रकार है? बताएं आप। सर समूहवाचक। बिल्कुल सही आंसर है आपका, समूहवाचक है। ठीक है, अब आप आंसर नहीं देंगी, अब आप आंसर कौन देगा? स्टार्टिंग से क्लास कौन ले रहा है? स्टार्टिंग से दिशा ले रही है ना? यस सर। नहीं, स्टार्टिंग से नहीं ली, बीच में ली। संज्ञा तो पढ़ी आपने? हाँ सर, पढ़ी है। तो बताओ मुझे, आप ये बता दें कि जो समूहवाचक निकल कर आया हमारे सामने, ये समूहवाचक किस संज्ञा से निकल रहा है? किसका भेद है? किसका एक अन्य भेद है? सर मतलब समूहवाचक जो संज्ञा है वो खुद का अस्तित्व तो है नहीं उसका, वो तो कहीं से टुकड़े में निकल कर आया है, यानी संज्ञा के मुख्य प्रकारों से निकल कर आया। तो मुख्य प्रकार कौन सा है इसमें? संज्ञा के कौन से मुख्य प्रकार से समूहवाचक का उद्भव हुआ है, या समूहवाचक शब्द आया है, या समूहवाचक संज्ञा है? जातिवाचक से। बिल्कुल ठीक है, जातिवाचक से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बहुत अच्छा जवाब का। उसके बाद आगे चलते हैं हम। ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द क्या होता है? ध्वन्यार्थक का मतलब जो या जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित होता है, उन्हें हम ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हो कि ध्वन्यार्थक क्या हुआ, यानी ध्वनि से संबंधित ध्वन्यार्थक होते हैं। इसमें आगे चलते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं पर पशुओं की बोलियां। अब पशुओं की बोलियों में जैसे शेर होता है, शेर की ध्वनि कैसी होती है? शेर क्या करता है? दहाड़ता है ना, शेर दहाड़ता है ना भाई? यस सर। यस सर। शेर में ध्वन्यार्थक शब्द हो गए दहाड़ना। कुत्ता भौंकता है, घोड़ा हिरनता है, भेड़ बकरी मिमियाते हैं, गाय रंभाती है, श्याम फुफकारता है, मेंढक टर्राता है, और गुर्राता कौन है भाई? बंदर। ठीक है, अच्छा। और पक्षियों की बोलियों की बात करें तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया चहचहाती है, पपीहा पीहू पीहू। ठीक है, और कौवा तो आप जानते हैं क्या करता है? काव काव। और कोयल कुहकती है, और मुर्गा कुकड़कू करता है, और कबूतर क्या करता है? कबूतर सर गुटरगु। गुटरगु। ठीक है, अब जड़ पदार्थों की ध्वनियों की बात करें तो बिजली, बिजली कड़कती है हमेशा, दरवाजा खटखटाया जाता है, रेलगाड़ी चुक चुक करती है, बादल गरजते हैं, सिक्के खनकते हैं। ये सभी ध्वन्यात्मक शब्द हैं। ठीक है, जो हम आम जिंदगानी में हम इनको सुनते हैं। यहाँ तक बात सबके समझ में आ चुकी है? यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। ले लिया होगा वैसे तो आपने? यस सर। यस सर। ये अब जो शब्दों के प्रकार है हमारे चारों, अब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम मंडे को पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है, यस सर। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है,